धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है और ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको शोहरत कलम से मिलती है। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव। स्वागत करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में, जिसमें हम बातचीत करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान के साथ। और आज जो हमारी मेहमान हैं वो एक कवित्री हैं। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनको लिखने का हुनर होता है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कवित्री श्रीमती आशा मेहर जी। आज हम करेंगे उनसे बहुत सारी बातचीत, सुनेंगे उनकी कविताएं और उनकी पसंद के गाने भी। तो आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। रेडियो धूम के समस्त श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और बधाई देती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने रखा है यहाँ के साहित्यकारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और सबसे पहले हम आपसे परिचय जानना चाहते हैं, आपके बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, आप क्या करती हैं, इस विषय में आप हमें यदि कुछ बताना चाहें तो। जैसे कि आपने मुझे कहा आशा मेहर, मैं अपना उपनाम किरण लिखती हूँ जी, जो मुझे साहित्यिक क्षेत्र से मिला हुआ है। मेरे पति श्री सुशील कुमार मेहर जो कोरबा बालको में एल्युमिनियम प्लांट में सेवारत थे, जो अब रिटायर्ड होकर रायगढ़ में शिफ्ट हो गए हैं जी। मेरी शिक्षा रायगढ़ में ही डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ मेरा, और एमए मैंने किया है जगदलपुर से। और उसके बाद मेरी शिक्षा अंबिकापुर से हुई, जहां मैं एलएलबी कर रही थी। उसी बीच मेरी शादी हो गई और एलएलबी मैं पूरा नहीं कर पाई। किंतु शादी के बाद नौकरी न करते हुए भी मैंने घर में ही गरीब महिलाओं को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण देकर अपना समय व्यतीत किया। रायगढ़ आने के बाद फिर से साहित्यिक क्षेत्र मेरा जुड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहला रेडियो का कार्यक्रम जगदलपुर में मैंने 1982 में किया था। अच्छा। उसके बाद रायपुर में और हमेशा बिलासपुर में भी कोरबा की तरफ से हम जाते रहे। रायगढ़ की तरफ से मैं पहली बार रेडियो धूम में आई हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। चलिए, बहुत अच्छा। और जैसा आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किसी कारणवश आपने एलएलबी की पढ़ाई छोड़ दी और आपने ये भी बताया कि आप कुछ जॉब नहीं करती थी। तो उस समय ऐसा लगता था कि पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है और अभी तो महिलाओं को बहुत सारी छूट मिली भी हैं और एक समानता का अधिकार है। मगर एक समय ऐसा था जब लगता था बहुत कम लोग पढ़ पाते थे। तो उस समय आपने इतनी पढ़ाई की, फिर जॉब क्यों नहीं किया? जी, इसके बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी बहुत ज़्यादा बड़ा सपना था मेरा कि मैं उच्च अधिकारी बनूं। अच्छा। इसके लिए मैंने पीएससी भी दिया था, किंतु मेरे पति को नौकरी करना नहीं पसंद था। अच्छा। तो यहाँ पर मैंने समझौता किया, हालांकि बहुत तकलीफ हुई मुझको, लेकिन घर में रहते हुए भी मैं कभी खाली नहीं बैठी और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देके मुझे खुशी भी होती थी और मेरा जेब खर्च भी रहता था। और अधिकतर हम सुनते हैं जो लिखने का हुनर है बहुत कम लोगों को मिल पाता है, और मिल भी पाता है तो समय लग जाता है कभी कभी पहचानने में कि हमारे अंदर भी ये हुनर है। तो आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि आप भी लिख सकती हैं और आप साहित्य के क्षेत्र में आ सकती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं गर्ल्स स्कूल में यहीं कन्याशाला में पढ़ती थी, तब अग्रवाल मैडम हिंदी पढ़ाया करती थी जी। उनके पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था कि कभी कभी हम 2 पंक्तियाँ ऐसे ही लिख लेते थे। वहाँ से मेरी भावनाएं शुरू हुई थी कि मैं कविता लिख सकती हूँ। कॉलेज में आते आते अनेक तरह के नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती रही, लेकिन लिखने का शौक़ मुझे कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हुआ, जो पूर्ण रूप से पेपर में नवभारत वगैरह, देशबंधु वगैरह में मेरी कविताएं छपती रही, लेख छपते रहे और इसी तरह निरंतर बना रहा। किंतु शादी के बाद 20 साल तक साहित्यिक क्षेत्र से मैं बिल्कुल ही अलग रही। अच्छा। जब मेरा बेटा 12वीं क्लास में था तब उन्होंने कहा कि मम्मी अब ये काम छोड़ के आप घर से बाहर निकला करो ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। अच्छा। तो वही मुझको बताया कि आपके अंदर में कविता लिखने का और बहुत सारी खूबियां हैं, आप फिर से आप उसी परिवार में रहते हो और अच्छे से जियो, अपनी भावनाओं को लिखो। तो वहाँ से मेरे बेटे ने मुझको बताया कि आपको वापस साहित्यिक क्षेत्र में जाना है। आपकी मूल विधा क्या है, हम जानना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ हास्य में लिखते हैं, श्रृंगार में लिखते हैं, वीर रस में लिखते हैं, तो आप किस विधा में लिखती हैं? मेरी मूल विधा है नई कविता। अच्छा। नई कविता मैं हमेशा लिखती रही, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। किंतु कोरोना काल में
कोरोना काल में यहाँ पर जब हम घर में बैठ गए सभी लोग, तो मोबाइल के माध्यम से ऐसे ऐसे लोग मिले जो एक साहित्य की दिशा को परिवर्तित कर दिए। उसमें से मैं कहना चाहूँगी कि छंद विधा में मुझको परिचय हुआ गुरुओं से और मैंने छंद सीखा जी। और ये 2 सालों में मैं छंद की गुरु बन गई हूँ। तो मेरे जो गुरु हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, उनका चरण स्पर्श करती हूँ। और आज हम छंद सिखा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से पटल पर। ये बहुत बढ़िया। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ छंद हमें सुनाएं और हमारे श्रोताओं को भी। आइए, मैं आपके बीच हूँ तो सरस्वती वंदना से अपनी बात रखती हूँ। जी, स्वागत है। विमला वीणा धारिणी दो हमको वरदान, विद्या के भंडार से मिले सदा ही ज्ञान, मिले सदा ही ज्ञान, ज्ञान दो माँ कल्याणी, सच्ची अपनी राह बसे मुख मीठी वाणी। वाह। वाहन तेरा हंस पुष्प पद धारो कमला, जले ज्ञान का दीप दूर हो तम माँ विमला। वाह। जले ज्ञान का दीप दूर हो तम माँ विमला। ये शारदे माँ के लिए कुंडली लिखा था मैंने। बहुत बढ़िया आपने सुनाया और हम सुनते भी हैं और जानते भी हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि भारत में किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, उसका शुभारंभ होता है तो अधिकतर हम गणेश जी की स्तुति करते हैं, मगर एक साहित्यिक मंच ऐसा होता है जहां हम सरस्वती माता की स्तुति करते हैं। आपने बहुत बढ़िया शुरुआत की और आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, शारदे माता की स्तुति थी उसमें। तो अब हम आपसे और कुछ रचनाएं सुनना चाहेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप छंद लिखती हैं, तो यदि आप कुछ छंद हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो। जी जरूर। एक मनहरण घनाक्षरी में सुनाती हूँ। जी। झूम उठे हलधर वर्षा जल देख कर, झूम उठे हलधर वर्षा जल देख कर, प्यासी धरा तृप्त हुई वर्षा की बौछार में। टन टन घंटी बाजे बैलों के जो कंठ साजे, टन टन घंटी बाजे बैलों के जो कंठ साजे, दौड़ पड़े खेत और लिए हल सार में। वाह। दादुरों की टर टर पात डोले सर सर, दादुरों की टर टर पात बोले सर सर, झम झम बारिशों के गीत हैं मल्हार में। स्वप्न को सलोने देख, स्वप्न को सलोने देख, भाग्य का मिटेगा रेख, कांधे से हटेगा कर्ज है जो तेरे भार में, कांधे से हटेगा कर्ज है जो तेरे भार में। बहुत बढ़िया। और अधिकतर हम सुनते हैं कि कविता लिखने के लिए एक खास माहौल चाहिए रहता है। जैसे आपने पानी की बात की, कुछ लोग कहते हैं कि जब पानी रिमझिम गिरता है, मौसम बहुत सुहाना हो जाता है, तब मेरे अंदर से कविताएं निकलती हैं। तो ऐसा होता है कि आप किसी भी समय कभी भी कविता लिख लेती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मूड होता है तब बारिश अपने आप दिमाग में आ जाता है। अच्छा। तो जो साहित्यकार होते हैं, वास्तव में जो साहित्यकार होते हैं, वो किसी के कहने से नहीं, अपनी भावनाओं के धारे में बहकर लिखते हैं। तो मैं उन्हीं में से हूँ। जब मेरे मन में कोई बात आती है तो वो रात या दिन नहीं लगता है, और भरी गर्मी में भी बरसात की गीत मैं लिख सकती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब आप कल्पना कर लेते हैं। और किसी ने कहा कि कभी कल्पना करते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, हर चीज़ की कल्पना करके उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो आप कुछ और हमें अपनी रचनाएं सुनाना चाहें तो? जी ज़रूर। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है और किसान अपने खेतों की ओर धान रोपने के लिए लगे हुए हैं। जी। वहीं से मैं बात उठाती हूँ अपनी सरसी छंद में। जी। मंद मंद मुस्कान भरे है वर्षा देख किसान, मंद मंद मुस्कान भरे है वर्षा देख किसान, निकल पड़ा है रोपित करने धरा हृदय में धान, निकल पड़ा है रोपित करने धरा हृदय में धान। सोंधी सोंधी महक मृदा की हिये में भरे उमंग, बाज रही बैलों की घंटी बजता मेघ मृदंग। छम छम बूंदों की फुहार है करे पपीहा गान,
छम छम बूंदों की फुहार है, कई पपीहा गान, मंद मंद मुस्कान रे है वर्षा किसान। क्या बात। नन्हे बाल सखा भीग लिए नंद, नन्हे नन्हे बाल सखा सब भीग लिए आनंद, ममता पहुँच रही है झूमे बाकंद। प्यासी धरती हुई है, प्यासी धरती हुई है कन का मान, मंद मंद सुन भरे है वर्षा किसान। सावन भाद लगे कृषक, सावन भाद लगे कृषक से हो त्योहार, वर्षा जंजुरी में लेता है आभार। हरियाली खेतों में भर के लगा रहा अनुमान, हरियाली खेतों में भर के लगा रहा अनुमान, मंद मंद मुस्कान भरे है वर्षा देख किसान, मंद मंद मुस्कान भरे है वर्षा देख किसान। बहुत निकल पड़ा है रोपित करने धरा हृदय में धान। बहुत बढ़िया रचना थी। और इसमें किसानों की आपने बात की, तो आप किसानी के बारे में कुछ जानती हैं कि केवल कल्पना की हैं? किसानों के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, तो बहुत जगह ट्रांसफ़र होते रहता था उनका, तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे। लेकिन मेरा मन गांव की ओर बहुत ही लगा शुरू से ही, और जब भी हमें गर्मी की छुट्टियों में हम दादी जी के पास जाते थे। हमारी दादी जी यहाँ पास में धुमा भाल करके गांव है, वहाँ के मेरे दादाजी गौटिया थे। तो जो 2 महीना गर्मी की छुट्टी रहती थी, हम दादी जी के पास जाके वहाँ पर बहुत ज़्यादा गांव की जो प्रकृति है उसका आनंद लेते थे। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे 4 तेंदू को खाना और नदी में नहाना, अच्छा, और जो जंगली फल होते हैं उनका भी स्वाद मैंने बहुत लिया है। तो जो हमारा परिवार है उसमें सबसे ज़्यादा मैं गांव प्रेमी रही हूँ। बहुत बढ़िया। हम एक बार फिर स्वागत करते हैं सभी रेडियो धूम सुन रहे श्रोताओं का, और हम आपको बताते हैं कि अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कवित्री आशा मेहर जी। आप कवित्री हैं, रचनाएँ लिखती हैं, तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं मेहर जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप कवित्री हैं और आपने बताया कि आप सिखाती हैं छंद वगैरह। जी, छंद बहुत ज़्यादा है जिसका पाठन हम लोगों ने सीमित में किया है जी, लेकिन छंद नए बनते जा रहे हैं। और आपको यहाँ से खुशखबरी देना चाहूँगी कि कम से कम 10 नए छंद का निर्माण मैं खुद कर रही हूँ। अरे वाह, क्या बात। तो इसमें से प्रमुख होते हैं जैसे हरिप्रिया छंद, हरि गीतिका छंद, गीतिका छंद, सार छंद, सरसी छंद, इन्हीं पर ज़्यादा काम होता है, दोहा, सोठा, चौपाई वगैरह। तो यही सब हम सिखाते हैं। तो अंतर क्या क्या रहता है, और आप मुख्य रूप से किस छंद में लिखती हैं? मुख्य रूप से जो गीत मैंने लिखे हैं वो सार छंद और सरसी छंद में है। अच्छा। दोहे को मैंने प्रधानता दिया है, दोहे को, क्योंकि सारे छंद में दोहे जो है वो नींव है। अच्छा। अगर आप दोहे को भली भांति समझ गए, अभी तक लोग यही जानते हैं कि 13-11 मात्रा से छंद बनता है, दोहे बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने पूरे छंद सीख लिया तो ऐसा लगता है कि हमने PhD कर लिया है। अच्छा। बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही गहराई से सीखना पड़ता है छंद को, लेकिन सीखने के बाद जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, ऐसा लगता है कि साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद भी मुझे इतनी संतुष्टि नहीं मिली थी। तो आप हमें कुछ और सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को? जी, आइए आपको मैं एक नई कविता सुनाती हूँ जो मैंने अपने साहित्य लेखन की शुरुआत में लिखा था जी। यह था, जैसे हमारे युवा वर्ग में संस्कार युवा वर्ग से दूर होते जा रहे हैं, आधुनिकता पे युवा वर्ग ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उन्हीं को लेके मैंने एक रचना लिखी है जो नई कविता है। स्वागत है। संस्कार जो क्या कह रही है सुनिएगा कि सुन लो मेरी पुकार, मैं हूँ मरता हुआ संस्कार। सुन लो मेरी पुकार, मैं हूँ मरता हुआ संस्कार। मैं पलता था घर आंगन में, मैं पलता था घर आंगन में, माँ के दामन और पिता के विचारों में, राखी के धागे और प्रिया के अनुरागों में, बच्चों की बोली और संयुक्त परिवारों में। अब क्यों होता है मेरा तिरस्कार, सुन लो मेरी पुकार, मैं हूँ मरता हुआ संस्कार, मैं हूँ मरता हुआ संस्कार। गीतों में हंसता था, कहानी में बसता था, गीतों में हंसता था, कहानी में बसता था, रीति रिवाजों को संभाले में रखता था, घर घर के चूल्हों को सांझे में रखता था। आज नफरतों की क्यों खड़ी है दीवार, सुन लो मेरी पुकार, मैं हूँ मरता हुआ संस्कार, मैं हूँ मरता हुआ संस्कार। आगे देखिए संस्कार क्या कह रहा है
कि दुल्हन के घूंघट में छिपता था, दुल्हन के घूंघट में छिपता था, बेटी के व्यवहारों में दिखता था, जहर यातना का पी जाता था, जहर यातना का पी जाता था, सिसकते होठों को सी जाता था। कौन करे अब ऐसा श्रृंगार, सुन लो मेरी पुकार, मैं हूँ मरता हुआ संस्कार, मैं हूँ मरता हुआ संस्कार। इसी तरह मैं एक नई कविता आपके समक्ष रखती हूँ कि जैसे यथार्थ चित्रण मैं हमेशा लिखती हूँ जी। तो जब कभी हम घर से बाहर निकलते हैं और हमारा सफ़र रेलगाड़ी पर होता है तो वहीं से मैंने बात ली है, सुनिएगा कि रेलगाड़ी के डिब्बे में खचाखच भरी हुई भीड़, रेलगाड़ी के डिब्बे में खचाखच भरी हुई भीड़, फिर भी वह जगह बना लेती है। हाथों में थाली, गालों में लाली, आँखों में मोटे मोटे काजल, थामे माँ का आंचल, वह करतब दिखाती है, गीत गुनगुनाती है। 3 बरस की बालिका हमें जिंदगी का मतलब बताती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। 3 बरस की बालिका हमें जिंदगी का मतलब बताती है। उसी डिब्बे में एक छोटा बालक, उसी डिब्बे में एक छोटा बालक अपनी पहनी कमीज उतार कर ठिठुरती ठंड में मासूमियत की रजाई ओढ़े। उसी डिब्बे में एक छोटा बालक अपनी पहनी कमीज उतार कर झाड़ू लगाता है और ठिठुरती ठंड में मासूमियत की रजाई ओढ़े जब चंद पैसों के लिए हाथ फैलाता है, मानो 21वीं सदी को ठेंगा दिखाता है। और हम इंसान होने की मुहर उसकी हथेली पर सिक्का रखकर लगाते हैं। क्या बात। और हम इंसान होने की मुहर उसकी हथेली पर सिक्का रखकर लगाते हैं या उसे दुत्कार कर अपने जीवित होने का एहसास दिलाते हैं, अपने जीवित होने का एहसास दिलाते हैं। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां थी ये। इसको जब हम सोचते हैं तो सच में आंखें नम हो जाती हैं। और बहुत बढ़िया आपने रचना सुनाई। पहली जो रचना थी आपकी संस्कार को लेकर के, सच में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम संस्कार को कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं, या फिर किन्हीं कारणों की वजह से बच्चों में वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जो शुरू से उन्हें देने चाहिए। और साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम उनको वो संस्कार दे सकते हैं। तो आप संस्कार के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि साहित्य कितना ज़रूरी है, और आजकल के बच्चों को क्या माता पिता को शुरू से साहित्य के प्रति उनको प्रेरित करना चाहिए, कहना चाहिए कि आप कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मगर साहित्य के प्रति भी आपको रुचि रखनी होगी। जी, आज के युवा वर्ग या बच्चों से ही जब हम संस्कार डालते हैं अपने बड़ों के प्रति आदर की भाव, और जो घर में माता पिता हैं, तो अगर बच्चों में बचपन से ही संस्कार दिए जाए तो बच्चे कभी भी बड़े होकर गलत काम नहीं करेंगे और अपने ध्येय को प्राप्त करेंगे। आज भी बहुत सारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन मान लीजिए नौकरी पेशा पेरेंट्स हैं जी, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़कर दिशाहीन हो जाते हैं। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप टीवी भी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो उसमें कुछ संस्कारी बातें सीखें। और इस क्षेत्र में मैंने एक लेख भी लिखा है जो गुजरात के एक पत्रिका में छपा हुआ है कि युवा वर्ग में आक्रोश क्यों। तो युवा वर्ग में आक्रोश क्यों है? क्योंकि वो जो चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षा वो रखते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती, तब वो विमुख हो जाते हैं, अपने परिवार से, संस्कारों से विमुख हो जाते हैं और अपने मन के करने लगते हैं। तो वहीं पर हमें ध्यान देना है हर पेरेंट्स को। और स्कूल में भी आजकल तो बहुत सारे स्कूल में संस्कारी बातें होती हैं, यहाँ तक कि रामायण और गीता भी पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और मैं जैसे साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो मुझे तो बहुत सारे बच्चे जो लिख रहे हैं उनसे भी यही कहना होता है कि आप अगर मंच तक पहुँचते हो, साहित्य आप दूसरों को दे रहे हो, तो ऐसे साहित्य लिखें जो जीवनोपयोगी हो। ऐसा नहीं कि जो चाहते हैं हंसी मजाक चुटकुले और बेहुदे तक कभी ना पहुँचे। बस यही बार बार मैं कहना चाहूँगी। और बहुत सारे बच्चे जो आजकल आ रहे हैं राजनीति के क्षेत्र की ही बातें करते हैं मंच से, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आम जनता की बात को लेके करें, किसी पार्टी विशेष का ध्यान न दें। और साहित्यकार का फर्ज होता है कि वह समाज को एक दिशा दे, चाहे युवा वर्ग का साहित्यकार हो या वरिष्ठ साहित्यकार हो। बहुत बढ़िया आपने बताया। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक समय था जब रायगढ़ में
कवित्री बहुत कम थी, और जैसे हमें जानकारी मिली है कि आपके साहित्य में जुड़ने के बाद बहुत सारी कवित्री हैं जो पहले केवल डायरी में लिखती थी, घर में लिखती थी, उनको एक हौसला मिला है आपके आने के बाद। तो आपने ये कैसे किया, कैसे उनको प्रोत्साहित किया कि वो भी लिख करके, और हम देखते हैं कि कई मंचों में भी कई कवित्री जाती हैं और जो केवल डायरी तक सीमित थी वो लोगों तक अपनी कविता सुना पाती हैं, अपनी बात कह पाती हैं। जी 2017 में मेरी वापसी हुई रायगढ़, क्योंकि पति नौकरी में थे कोरबा में, तो मैंने वहाँ साहित्य के क्षेत्र को बढ़ावा मिला था मुझे। और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपको शायद पता होगा कि 19 साल की उम्र में मेरा इकलौता बेटा नहीं रहा, तो उनको लेकर मैंने समाज सेवा किया। और जितनी भी गांव की महिलाएं थी, जो मेरा प्रोफेशनल था सिलाई कढ़ाई सिखाना, वह निःशुल्क कर दिया मैंने उन लोगों के लिए। तो करीब 1500 महिलाओं को मैंने प्रशिक्षण दिया और वो आज अपने जीविकोपार्जन के लिए काम कर रही हैं। और इसी क्षेत्र के लिए मुझे नई पीढ़ी की आवाज़ से एक सम्मान मिला था। अच्छा, आपको आपको पता होगा। वैसे सम्मान का क्षेत्र मेरा बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल हम जानना चाहेंगे कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से सम्मान मिले। जी, मुझे अभी तक के जितने सम्मान मिले हैं उसमें से प्रमुख की मैं चर्चा करती हूँ। JMD पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा हिंदी से भी सम्मान मुझे मिला था। सरिता लोक भारती संस्थान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश द्वारा सरिता कवित्री सम्मान मुझे मिला था। न्यू रितंभरा साहित्य मंच द्वारा साहित्याचार्य का सम्मान मुझे मिला। वक्ता मंच रायपुर द्वारा काव्य लेखन के क्षेत्र में नवोदित काव्य लेखिका का सम्मान मुझे मिला, जिसमें मैंने 7वां स्थान छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया था। अच्छा। और भारत एल्युमिनियम कंपनी की ओर से जितने भी कार्यक्रम होते थे वहाँ मुझे सम्मान और स्मृति चिन्ह जरूर मिलता था। इसी तरह आकाशवाणी बिलासपुर और दूरदर्शन अंबिकापुर आकाशवाणी से मुझे सम्मान भी मिला और मुझे काव्य पाठ का मौका भी मिला था। राष्ट्र कवि संगम के तत्वाधान में मैंने इलाहाबाद, हरिद्वार, माउंट आबू इस तरह से मैंने काव्य पाठ किया है। पूना कॉलेज में मुझे स्त्री विमर्श पर लेख लिखना था, जिस पर मुझे सम्मान किया गया था। महिमा प्रकाशन दुर्ग द्वारा 4 सम्मान मिले, जिसमें साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य के सितारे सम्मान, प्रेरणा साहित्य रत्न सम्मान, निखिल शिखर सम्मान, और इसी तरह पद्मश्री मुकुटधर पांडे स्मृति रचना शिविर में मुझे प्रशस्ति पत्र मिला। और इस तरह बहुत सारे लंबी लिस्ट है सम्मान के बारे में। नई पीढ़ी की आवाज़ साहित्य के क्षेत्र में नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे मिला, जो रायगढ़ मेरी जन्मभूमि रही है और यहाँ सम्मान मिलना मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ था। और ऑनलाइन जो इतने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी प्रतियोगिता हो रही है, उसमें करीब 250 से 300 के बीच मुझे प्रमाण पत्र मिला है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे सम्मान मिले हैं, आपको मिलने भी चाहिए। यदि हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं और यदि हम उससे सम्मानित होते हैं तो हमें अच्छा लगता है और ये एक उदाहरण बनता है, लोगों को सीख भी मिलती है अच्छा कार्य करने के लिए। और हम आपसे कुछ रचनाएं और सुनना चाहेंगे। आपने पूछा था, बीच में हम दूसरी बात पे आ गए थे। आपने जो प्रश्न किया था कि रायगढ़ की महिला साहित्यकारों का उत्थान अचानक कैसे हुआ आपके आने से, तो मैं इस पर वापस आती हूँ और इसका उत्तर देना चाहूँगी कि जब मैं रायगढ़ आई तो किसी भी कार्यक्रम में, साहित्यिक कार्यक्रम में, मैं अकेली ही जाती थी जी। कोई भी महिला साहित्यकार नहीं रहती थी। जहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ की महिला साहित्यकार, जबकि रायगढ़ जो है वो कला की धानी है, साहित्य का क्षेत्र है, मगर यहाँ महिलाएं क्यों नहीं हैं जी। तो मैंने इस पर विचार किया और बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों से इसकी चर्चा की, तो उन्होंने कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। फिर मैं यहाँ की महिला साहित्यकारों से एक एक जने से घर जाकर मिलने लगी। उसमें से 2-3 लोगों ने कहा कि हमें कोई ऐसा मंच ही नहीं मिला जहाँ हम जाएं, कोई समिति ऐसी नहीं है जहाँ हम जा सकें। तो मैंने बहुत सारी महिलाएं जो नहीं भी लिखती थी और लिखती थी, सबको इकट्ठा जोड़ा और एक समिति बनाई जी। एक ग्रुप बनाया जहाँ पर उनकी झिझक को मिटाने के लिए मैंने हमेशा कार्यक्रम किया और छोटे मोटे कार्यक्रम करके उनको बुलाने लगी। जब वो निश्चिंत होकर आती थी और धीरे धीरे ऐसे ही एक बड़ा सा समूह बन गया महिलाओं का, जो आज आप देखेंगे रायगढ़ के क्षेत्र में। मैं नाम लेना चाहूँगी, सुशीला साहू मैडम है, धनेश्वरी देवांगन है और उषा पांडे जी हैं। तो ये लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं और अब इनके अंदर प्रतिभा छुपी हुई थी। ऐसे ही हमारे 20 से 25 महिला साहित्यकार हैं जो आज
साहित्य के क्षेत्र पे बहुत अच्छा लिख रही हैं, सभी को छंद का ज्ञान हो रहा है और अपनी अपनी विधा पे सब बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो ये मैं नहीं कहना चाहूँगी कि ये मैंने किया, उनके अंदर प्रतिभा थी, बस मैंने उसे पहचाना और उन्हें आगे आने का एक मौका दिया। चलिए, बहुत बढ़िया आप काम कर रही हैं और ये एक बहुत कठिन काम है और बहुत अलग काम है कि किसी की प्रतिभा को आप पहचानें और उसको वो मंच दे, वो मौका दे, ताकि वो अपनी प्रतिभा लोगों तक, दुनिया को दिखा सकें। मैम, हम भी और आपसे कुछ रचनाएं सुनना चाहेंगे। जी, आइए मैं नारियों के लिए एक गीत सुनाती हूँ। जी। ताटक छंद में है ये। जी। मुक्त गगन में जीना है तो तोड़ सभी जंजीरों को, माया सागर में डूबे हैं कोस रहे तकदीरों को। मुक्त गगन में जीना है तो तोड़ सभी जंजीरों को, माया सागर में डूबे हैं कोस रहे तकदीरों को। मानव जीवन उलझा रहता हरदम जिम्मेदारी में, कभी खत्म नहीं होता है यह इस जीवन की पारी में। क्या बात। खुद ही हमने खींच लिया है बंधन भरे लकीरों को, मुक्त गगन में जीना है तो तोड़ सभी जंजीरों को। बहुत बढ़िया। अबला बनकर कब तक जीना, अबला बनकर कब तक जीना, कब तक कुंठा पालेंगे, अत्याचारी से बचना है जीवन भर वे सालेंगे। संस्कारों से बांध रखो तुम, संस्कारों से बांध रखो तुम मन के सारे पीरों को, मुक्त गगन में जीना है तो तोड़ सभी जंजीरों को। स्वर्ण पिंजरा भला लगा है, स्वर्ण पिंजरा भला लगे है, पर बंधन तो बंधन है, घुटन कैद में अब मत जीना, पंख संवारो कुंदन है। जगी चेतना धीरे धीरे, चिंतन कहाँ फकीरों को, मुक्त गगन में जीना है तो तोड़ सभी जंजीरों को। बंधन भी तब बहुत सुहाए नेह लिप्त की डोरी में, बंधन भी तब बहुत सुहाए नेह लिप्त की डोरी में, बढ़े शान से जीवन पथ पर सत्संगों की टोरी में। नारी अंतस प्रेम स्रोत है, नारी अंतस प्रेम स्रोत है, ढूंढ सदा उन हीरों को, मुक्त गगन में जीना है तो तोड़ सभी जंजीरों को, तोड़ सभी जंजीरों को। इसी के साथ मैं एक मनहरण घनाक्षरी रखती हूँ। स्वागत है। ओढ़ चली लाज नारी शीश धरे साज सारी, ओढ़ चली लाज नारी शीश धरे साज सारी, ही में है राज सारे लाज का है गहना। वाह। नातों को निभा रही जो नेह गीत गा रही जो, नातों को निभा रही जो नेह गीत गा रही जो, दुख को समेट कर नारी को है सहना। ये माँ की होती भूमिका में रचती है तुलिका में, माँ की होती भूमिका में रचती है तुलिका में, बेटी बन तारती है और कभी बहना। कि देवी जैसी रूप धर, कि देवी जैसी रूप धर, करुणा का झल भर, हार कभी मानती न मानती है कहना, हार कभी मानती न मानती है कहना। बहुत बढ़िया। इसी तरह एक माँ के लिए जी, यह भी कृपाण घनाक्षरी है। जी। माँ की गोद में दुलार, आंचल में रहे प्यार, नैन भरे नेह धार, ममता की है वो छाँव। वाह। सपने सलोने देख, कर्म से मिटा के रेख, निकाले नमीन मेघ, स्वर्ग रहे माँ के पाँव। वाह। लोरी गाती आधी रात, समझती हर बात, लोरी गाती आधी रात, समझती हर बात, जीवन की है प्रभात, माँ तो ममता की गाँव। सारे सुख माँ की गोद, बाल से करे प्रमोद, बाजती है जैसे सरोद, जीवन की तारे नाव, बाजती जैसे सरोद, जीवन की तारे नाव। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। और जैसे नारी की बात की, सच में नारी, स्त्री एक माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है, मतलब बहुत सारे किरदार वो निभाती है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आशा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप लेखिका हैं, कवित्री हैं, तो केवल कविताएं लिखती हैं, रचनाएं बनाती हैं, कि कुछ और भी आप लिखती हैं? जी, मैं कुछ गंभीर विषयों पर लेख भी लिखती हूँ, जैसे सकारात्मक सोच, युवा वर्ग में आक्रोश क्यों, इस तरह मैंने 4-5 लेख लिखे हैं जो अच्छी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।
इसी तरह मैं लघु कथा भी लिखती हूँ, अच्छा। नाटक भी लिखती हूँ। तो हर विषय में आप लिख सकती हैं। हाँ जी, कोशिश है मेरी। एक नई बात आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ लिखा, लेकिन अभी तक मैं कोई अपना कृति नहीं निकाल पाई हूँ। जी। इसका कारण है कि मैं चाहती हूँ कि हर साहित्यकार बहुत ही गंभीरता से पुस्तक निकाले, क्योंकि एक साहित्यकार का जीवन परिचय होता है साहित्य। जी। तो उसमें पूरी परिमार्जित हो आपकी लेखनी, और उसके बाद ही पुस्तक निकालें। अभी जितने नए साहित्यकार हैं वो भागम दौड़ की स्थिति में आ गए हैं, और जैसे ही सीख रहे हैं कुछ और तुरंत वो पुस्तक निकाल रहे हैं, जिसमें बहुत सारी खामियां रहती हैं। तो उनको मैं संदेश देना चाहूँगी कि इस तरह ना करें, पूरी गंभीरता से और परिमार्जित पुस्तकों का प्रकाशन हो। तो मैं लघु कथा भी लिखती हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ लघु कथाएं बिल्कुल। आपको सुनाऊं। वही हम कहना चाह रहे थे कि आप लघु कथा लिखती हैं, तो आप हमें लघु कथा भी ज़रूर सुनाएं। और जैसा भी आपने कहा कि सकारात्मक सोच से क्या फ़र्क पड़ता है आपकी नज़र में? यदि हम कहीं निगेटिविटी आ जाती है और उस समय कुछ पॉजिटिव थॉट या सकारात्मक सोच हमारे अंदर आती है, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो ना होने वाले भी उस सकारात्मक सोच के कारण हो जाते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सकारात्मक सोच अगर जीवन में आप उसको बांध के रखते हैं जी। एक पोटली की तरह, तो इसमें आपको कोई भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं जो सकारात्मक सोच आपके पास है अगर, तो जीवन का हर संघर्ष आप ऐसे ही पार कर सकते हैं। बात करती हूँ नारियों की, तो इस चीज़ को हमें स्वीकारने में कोई गलत नहीं होगा कि नारियों में ईर्ष्या और देश की भावना रहती है, कहीं ना कहीं रहती है। हर नारी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रहती है। पारिवारिक जगत में भी, साहित्यिक जगत में, आप राजनीतिक में कहीं भी जाएं, तो ये द्वेष की भावना जो है वह प्रगति पर बाधा बनती है। अगर हम हर चीज को सकारात्मक सोच रखें, परिवार से बात करते हैं क्योंकि नारी का जीवन परिवार के बीच से ही निकल के बाहर आता है, तो सकारात्मक सोच सास के प्रति, बहू के प्रति अगर हो तो बात वहीं की वहीं खत्म होती है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करती हूँ, तो मेरे जीवन के आसपास बहुत सारी निगेटिविटी अभी भी है, मगर उन सब से मैं हर दिन बाहर निकलती हूँ और अपने काम को बहुत ही आशा के साथ, जैसे मेरा नाम आशा है, मैं आशा के साथ करती हूँ। तो यही मैं नारियों को और साहित्यकारों को चाहती हूँ कि वो सकारात्मक सोच रखें, तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बढ़िया आपने समझाया, बताया, और उम्मीद है जो महिलाएं और जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या सुन रही हैं, वो हमेशा सकारात्मक सोच रखें। किसी प्रकार की यदि निगेटिविटी आती है तो कोशिश करें कि उसको पॉजिटिविटी से ख़त्म कर दें, क्योंकि अंधेरे को केवल उजाला ही खत्म कर सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि आप लघु कथाएं लिखती हैं, तो वापस मैं वहीं आता हूं और सुनना चाहते हैं हम और हमारे सभी श्रोता आपसे लघु कथा। जी, जैसे कोरोना काल में मैंने बहुत सारी लघु कथा लिखी। साहित्य के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है, ये कोरोना काल में मेरे लिए वो पॉजिटिव रहा। जी। एक लघु कथा है जिसका शीर्षक है विपदा। अच्छा, शुरू करती हूँ अपनी कथा। जी। कि कोरोना नामक बीमारी पूरे विश्व के लिए विपदा बनकर आई। सभी लोग घरों के अंदर रहकर इस विपदा को दूर करने के लिए सारे उपाय कर रहे थे, मगर उससे भी बड़ी विपदा परी के पिता पर आन पड़ी थी। परी सिर्फ 4 वर्ष की मासूम सी बच्ची है। उसे क्या पता बीमारी क्या है और विपदा क्या है। उसे तो सिर्फ मम्मी चाहिए। ना रात में सोती है, न ठीक से खाना खाती है, बस रोती ही रहती है मम्मी के पास जाने के लिए। परी के पिता पिछले 15 दिनों से परी को संभाले हुए हैं, मगर पिता तो पिता ही हैं, माँ थोड़े ही बन सकते हैं, और परी की जिद के आगे लाचार और बेबस भी हैं। परी रात भर नींद में मम्मी मम्मी करती रहती। पिता परेशान हो गए और सुबह होते ही अधिकारियों को फोन करके परी को उसकी मम्मी से मिलवाने का आदेश प्राप्त कर लिया। पिता ने परी से कहा, चलो मैं तुम्हें मम्मी से मिलवाने ले चलता हूँ। परी खुश हो गई। परी के पिता ने मास्क पहना, परी को भी पहनाया, फिर दोनों अस्पताल गए। पिता ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर 20 फीट की दूरी से मम्मी को दिखाया। वो देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी। परी मम्मी को देखते ही जाने की जिद करने लगी, किंतु वहाँ जाने का आदेश नहीं था। परी और मम्मी दूर से ही एक दूसरे को देखते रहे। इधर परी रो रही थी, उधर मम्मी उदास हो गई थी। कुछ देर बाद पिता और परी लौट गए और मम्मी भी नम आंखों के साथ अस्पताल के अंदर परिचारिका का फर्ज निभाने
अंदर चली गई। यहाँ पर मेरी लघु कथा खत्म होती है। कोरोना काल में जब नर्स या परिचारिका जिन्हें कहते हैं, उनके साथ कितनी ही मजबूरियाँ थीं, जो अपनी ममता के लिए भी तरस रही थी और बच्चे माँ के लिए, तो वहीं से मैंने ये लघु कथा उठाई थी। बहुत बढ़िया आपने ये लघु कथा लिखी। और कोरोना काल में जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी आपने रचनाएं लिखी, ये एक आपदा में अवसर की तरह था, मगर कहीं कहीं हमने कई अपने लोगों को खोया भी। तो उस समय आपके अंदर क्या चल रहा था कि कभी कभी किसी को तो अच्छा मिला, मगर कहीं कहीं गमगीन माहौल हो जाता था, और उस समय भी निगेटिविटी बहुत आ जाती थी लोगों के अंदर। तो आप कैसे खुद को संभालती थी? आसपास यदि कुछ ऐसी घटना हुई तो आपने उस समय उनको पॉजिटिव तरीके से या सकारात्मक तरीके से खुश रखने के लिए या उनका हौसला बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? जी, कोरोना काल में एक ऐसी ही घटना हुई थी। बहुत सारे न्यूज़ में तो सुनने मिलता था कि वो नहीं रहे या ऐसी परेशानियां हैं, पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो उस बीच में मेरे साथ भी कुछ घटना घटी जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। मेरे घर किराए पर एक कर्मचारी है, वो रहती थी अकेली, तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। तो पूरे मोहल्ले वालों ने कहा, जब फर्स्ट टाइम की बात है, पूरे मोहल्ले वालों ने कहा कि आप उसे मत रखिए, आप लोग दोनों बुजुर्ग हैं और आप लोग भी इफेक्टेड हो जाएंगे। और लड़की अकेली थी, चूँकि वह रायपुर से बिलोंग करती थी, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहती थी। तो पूरे मोहल्ले वालों को समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, चुनौती का काम था। किंतु उसको खाना पीना देना, सब चीज़ मैंने किया। पहले तो इंजेक्शन लगवाया, अपनी टेस्ट करवाया, हालांकि मैं निगेटिव आई। तो उसके बाद में 15 दिन तक मैंने उसको देख रेख किया और वो ठीक हुई। ये मेरे लिए एक चुनौती था और मैं चाहूँगी कि इस तरह किसी को अकेला ना छोड़ें, उनका मनोबल बढ़ाएं। इसी तरह बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते थे, यही कोरोना काल में ही नहीं, हर महिला जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो अपने प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास फ़ोन करती हैं। और मेरा आधा समय, जो दिन का आधा समय रहता है, लोगों को समझाने में जाता है कि जैसे घरेलू परिस्थितियां हैं, पति पत्नी के विवाद हैं, उसको मैं फ़ोन के माध्यम से सुलझाती हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को जीने का एक नया मकसद मिला है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आप साहित्यकार तो हैं ही, साथ में समाज सेविका भी हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि साहित्य में रुचि रखते हुए हम किसी को पॉजिटिव तरीके से उसको यदि हम जीने का लक्ष्य दे पाएँ। समस्या तो हर किसी के पास है, मगर आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो समस्या सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। सुनने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर समाधान करने वाले बहुत कम मिलते हैं, और आप समाधान करने वालों में से एक हैं। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जाते जाते आप कोई संदेश महिलाओं को जो कवित्रियाँ नया लिख रही हैं और किसी वजह से वो केवल डायरी में लिखती हैं, सामने नहीं आ पा रही हैं, और सभी श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं रेडियो धूम के श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि अगर आप साहित्य के क्षेत्र में हो तो जो भी आप लिख रहे हो लोगों तक वह पहुँच पाए। तो ये बहुत सारे हमारे पास माध्यम हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएँ हैं। तो वहाँ तक आप पहुँचिए और बहुत से लोग सहयोग करेंगे आपका। इसके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि जो नारियाँ आहार नहीं निकल पा रही थी या जो साहित्यकार दबे और छुपे हुए थे, उनके लिए मैंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, ये काव्य वाटिका। अच्छा। जो पिछले 2 महीने से चल रहा है। उसमें महीने में एक दिन किसी एक साहित्यकार की रचना और उनका परिचय फोटो यह कमला नेहरू गार्डन में लगेगा, और वहाँ पर सभी साहित्यकार उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे और समझेंगे। यह रायगढ़ के लिए बहुत ही शुभ संदेश है और मुझे खुशी है कि यह काम मैंने शुरू किया है। यह लंबे समय तक चले, इसकी मैं कामना करती हूँ। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। और एक बहुत अच्छी पहल है ताकि जो लोग अंदर छुपे हुए हैं, अपनी रचना या अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं, उनको एक मौका मिलेगा। और हम जानना चाहें कि रेडियो धूम के इस प्रोग्राम में आकर के आपको कैसा लगा, ये प्रोग्राम कैसा लगा? सच कहूँ, मुझे बहुत दिन के बाद रेडियो में कार्यक्रम का मौका मिला है और ख़ास करके मेरा परिचय, तो बहुत खुशी हुई मुझे कि अपने बारे में बताने की। और मैं खुद बहुत ही संघर्ष से आगे निकल पाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे सीखें। लोग कहते नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मुझसे सीखें। मैंने अपने बेटे को, जवान बेटे को खोने के बाद भी
साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आई, इसलिए मैं जी पा रही हूँ। तो जरूरी नहीं है कि हम अपने दुख के साथ ही अपना अंत कर दें। हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसे हम आगे न ला पाएं, लेकिन लोगों के अंदर की प्रतिभा को हम पहचानें और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो रेडियो धूम के हमारे इस प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे रेडियो धूम में बुलाने के लिए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी श्रीमती आशा मेहर। और आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का और इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। तो अब इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिद अब है हमारी। नमस्कार।